ये ऐसा क्वेश्चन 11 में दिया है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये समझ में ही आ जाता है एक्चुअली कि अगर इन दोनों सेट का यूनियन सेम आ रहा है, ए यूनियन बी का यूनियन सेम आ रहा है ए यूनियन सी के साथ भी, तो ये बी और सी सेट सेम लेना ही पड़ेगा एंड कॉमन पार्ट भी सेम आ रहा है, मतलब दोनों सेट जो है इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो भी सेम आ रहा है, तो इसको हम सी ले सकते हैं, बी को सी लेना पड़ेगा, मतलब बी इक्वल टू सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये डायरेक्ट भी समझ में आता है। अभी अगर मैंने इसमें से आपको एक ही कंडीशन दिया कि बस ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी दिया, ये कंडीशन नहीं दिया क्वेश्चन में, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? यस और नो? Yes, sir. स्टिल दे विल बी इक्वल। ओके। और अगर मैंने आपको ये सेकंड कंडीशन दिया और पहला वाला नहीं दिया और पूछा कि बी और सी इक्वल होंगे क्या इस केस में, कैन दे बी इक्वल? No, sir. इस केस में वो अनइक्वल हो सकते हैं या तो इक्वल भी रह सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं इसका डिस्कशन लेना कंपलसरी समझता हूँ। अगर यूनियन इक्वल दिया है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये दोनों इक्वल आएंगे ही जरूर, लेकिन अगर ओनली इंटरसेक्शन इक्वल दिया है तो दोनों अनइक्वल भी आ सकते हैं, दोनों इक्वल भी आ सकते हैं। देखो इक्वल वाला केस ये रहेगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बी और सी सेट हमने सेम ले लिया और दोनों का इंटरसेक्शन सेम आया। और अनइक्वल वाला जो केस है, ये इक्वल वाला केस, अनइक्वल वाला जो केस है उसमें क्या होगा कि ए है, ए सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी हमें इक्वल लेना है। तो हम क्या करेंगे, अभी इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम सेट सी में तो लेंगे ही, इसके अलावा सेट सी में ऐसा बड़ा सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस केस में भी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम आएंगे, एक ही पार्ट आएगा यही सेम। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉपरली कि अगर ओनली ये पहला कंडीशन दिया है तो उस केस में दोनों सेट इक्वल आएंगे, और ओनली ये कंडीशन दिया है तो इस केस में दोनों केस आ सकते हैं, अनइक्वल भी और इक्वल भी। अभी तो क्वेश्चन में तो क्लियर है, हमें दोनों ही दिए हैं तो वो इक्वल ही आने चाहिए। ठीक है, बस इतना लिख के रखो कि पहला नोट, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, इसका मतलब है कि बी इक्वल टू सी, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब दो हो सकते हैं, या तो अनइक्वल या तो इक्वल, और लिखो बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सेट्स ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो इसका 11 का ऑप्शन बी दिया है क्या? यस करेक्ट, बी दिया है। 12th, set A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be minimum number of elements in A union B? अभी आप ही बोलो, ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन। Yes, यस, sir. व्हाट विल बी मिनिमम नंबर इन यूनियन? 3, sir. 3, sir. 3, I sir. think यूनियन में मिनिमम Yes, sir. It will be 3, I think. एक मिनट, मुझे लगता है आप भूल गए जो भी डिस्कशन किया था। आपको दिखा देता हूँ वो स्लाइड, ये स्लाइड है वो। Sir, 6. देखो मुझे क्या चाहिए, ये यूनियन बी मिनिमम चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी।
तो जब हम ए यूनियन बी मिनिमम लेते हैं तब आपको पहला और चौथा केस ट्रू आएगा, मतलब ये इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम आएगा उस केस में, और उस केस में यूनियन मिनिमम आएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे इस सेट में 6 और 9 एलिमेंट्स थे, हमारे यहाँ पे 3 और 6 है, ठीक है। तो यहाँ आंसर एन ऑफ बी आएगा, मतलब जो बड़ा सेट है वो आएगा। ऐसा क्यों बताता हूँ, देखो। अगर मुझे दो सेट का यूनियन लेना है तो हमारा सेट ए जो है उसमें हम लेंगे 3 एलिमेंट, और सेट बी जो है उसमें हम लेंगे 6 एलिमेंट्स। ओके, तो इस केस में क्या होगा अभी, अगर मुझे, या तो ऐसा हो सकता है सेट ए कंप्लीटली इनसाइड सेट बी, पहला केस, क्योंकि ये छोटा सेट है ना सेट ए, या तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों कंप्लीटली ऐसे अलग अलग हो, सेट ए और सेट बी, या तो ऐसा हो सकता है तीसरा केस, इसमें दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो। ओके, अभी हमें क्या पूछा गया है कि ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा। तो मिनिमम कब हो सकता है, जब आपको मैंने बोला था कि इस केस में इंटरसेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। इंटरसेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए मतलब क्या, इन दोनों का कॉमन पार्ट मैक्सिमम आना चाहिए। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट मैक्सिमम खाली इस केस में ही आता है, कॉमन पार्ट ये सेट ए आता है। ओके, मतलब इसी केस में हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, वो मिलेगा एन ऑफ ए दैट इज 3, और इसी केस में हमें ए यूनियन बी मैक्सिमम, मिनिमम मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन मैक्सिमम है तो यूनियन मिनिमम मिलेगा। और वो रहेगा दोनों का यूनियन। अभी इसी केस में देखो क्या आता है, दोनों का यूनियन बड़ा वाला सेट आ रहा है, बड़े वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है, 6, तो इसीलिए 6 आंसर आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो आंसर Yes, इज sir. आंसर इज 6, यूनियन मिनिमम 6 आएगा। सो 12 का ऑप्शन बी करेक्ट दिया है, 12 का बी करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन में अब तक गलती हुआ, 8th वाला। 13, if ABC are non-empty sets then A minus B union B minus A, ये ऑलरेडी हमने देखा है क्लास में भी। जैसे एक सिमेट्रिक डिफरेंस वाला कंसेप्ट है, तो सेट ए है सेट बी है, तो इतना ए माइनस भी आता है, इतना बी माइनस ए आता है, और ये दोनों का यूनियन जो है वो हमारा ए डेल्टा बी रहता है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आएगा, हमें पता है ऑलरेडी है कि यूनियन में से कॉमन पार्ट जो है ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दो, तो हमें ये इतना पार्ट मिलेगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें कुछ कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14, तो 13 का सी करेक्ट है। 14, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट 1 2 3 4 इज। ये नॉन एम्प्टी वर्ड डालने के कारण, अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने देखा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो रहते हैं 2n। बाद में हमने देखा था नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, वो रहता है 2n - 1। 2n - 1. और अगर मैंने आपको पूछा कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, वो भी रहेगा 2n - 1। क्यों? 2n - 1. क्योंकि 5 उसमें काउंट नहीं करना है, सबसेट में 5 आता है, सिंगल सिंगल एलिमेंट आते हैं, डबल एलिमेंट आएंगे, एक्सेट्रा, ये सब आएगा।
लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हमें नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए, मतलब बाकी के सारे काउंट करो, सिंगल वाले, डबल वाले, ट्रिपल वाले, 4 एलिमेंट वाले, लेकिन इस 5 को काउंट मत करो। मतलब सब काउंट तो हमारा 2n आता है और उसमें से 5 का काउंट हटाना है, मतलब -1 करो। सो 2n -1, 16 -1, 15 इज द आंसर। ओके, इन दोनों का आंसर सेम ही रहता है, याद रखना। और इसके अलावा अगर मैं इन दोनों वर्ड को एक साथ लिखूं, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट is equals to 2 raised to n minus 2. 2n-2, तो इसमें फिर वो 5 भी डिलीट करना पड़ेगा काउंट में से, और सेट इटसेल्फ जो सेट ए है वो भी डिलीट करना पड़ेगा काउंट में से, तो 2 डिलीट होंगे, काउंट उनको नहीं करना है। तो ये चारों फॉर्मूले कहीं पे तो लिख के रख दो, वैसे आपने लिखा ही है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा अभी ऐड हो गए उसमें, नॉन एम्प्टी वाले। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 15, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ये रिपीट हुआ है क्या? नहीं। B is proper subset of A. यस, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी मैं आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ। मेरा ऐसा मानना है, उसका इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है ना? मेरा ऐसा मानना है कि अगर बी 5 लिया तो ए भी करेक्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखो, बी के जगह 5 डालो, 5, तो ए भी 5 आता है, तो इसीलिए बी का वैल्यू हम 5 ले सकते हैं। ओके, क्योंकि 5 के साथ कॉमन लिया हमने, तो वो 5 ही मिलेगा, एम्प्टी सेट ही मिलेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ कॉमन कुछ भी नहीं रहता, मतलब इसका आंसर नल सेट ही आएगा। तो यहाँ हम बी के जगह 5 डाल सकते हैं। सो देयरफॉर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। जिन्होंने, एक्चुअली मैंने आंसर की में गलती किया है, यहाँ पे एक ही दिया है। 14 का तो ए था, 15 का बी भी है और डी भी है। देखो, 14 का तो ए 15 आंसर मिला हमें। ये ए और डी, सॉरी बी और डी दोनों करेक्ट है 15 के, तो यहाँ पे डी भी आएगा एक और ऑप्शन, वो ऐड कर लो। तो बस हमने चेंज 8th में और 15 में किया कि अगर इन केस आपने ए ऑप्शन भी लिखा तो आपको यहाँ पे 8 में करेक्ट मिलेगा, और 15 में बी और डी दोनों या दोनों में से कोई एक लिखा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, दैट्स ऑल, वी विल स्टॉप हियर। अभी जिनके भी क्वेश्चन 8 और 15 में मार्क्स बढ़ते हैं, उनको क्या करना है, आपके आंसर शीट का मुझे फोटो इमेज व्हाट्सएप करो, और नीचे अपना नाम और क्लास क्लास भी डालो, क्योंकि आपका नंबर मेरे पास अगर सेव नहीं है तो आपका नाम और क्लास 9 और नेम ये भी डालो नीचे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, बाय। Thank you, sir. Bye. ओके, चलो, आई विल एंड द मीटिंग नाउ। 20 मिनट हो गया एक्स्ट्रा, 5 मिनट का 20 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है।